नमो नमः मित्राणि। आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम जो CUET के सिलेबस में टीचिंग एप्टीट्यूड सिलेबस है ना, उस सिलेबस को टॉपिक वाइज संपूर्ण रूप से देखेंगे और यह पेपर के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और यदि तुमने इस वीडियो को देख लिया और समझ लिया और इसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी लगवाऊंगा, तो देखना उसमें बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे। मैं टीचिंग एप्टीट्यूड का बहुत सारा कंटेंट और शॉर्ट में, क्योंकि अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है अभी, और डिटेल्स के साथ में, ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ छोड़ूंगा। मैं सारी चीज़ें लेकर के चलना चाहता हूँ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार रिवीजन भी करवाऊँगा, होता रहेगा बीच बीच में, ऐसा कंटेंट है। ठीक है, तो कई सारे कंटेंट हैं, कहीं थोड़ा सा कहीं उधर से लिया कहीं उधर से लिया, ऐसे करके बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा करके लगभग में ये 299 पेजेस का है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये लंबी बहुत हो जाएगी, मगर पूरा वीडियो देख करके नोट्स बनाने का यदि टाइम ना हो तुम्हारे पास, तो फिर भी तुम इसको 2 से 3 बार ज़रूर देख लेना। इसके बाद में मैं ये 3 पार्ट में बनाऊंगा, क्योंकि ये टीचिंग एप्टीट्यूड है, संपूर्ण टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके बाद में तुम्हारा साहित्य का भी संपूर्ण आएगा, उसमें भी मेरे खुद के भी नोट्स हैं, बुक्स भी हैं, कई सारे रेफरेंसेस भी हैं। ठीक है, वो भी हैं। और ऐसे टीचिंग एप्टीट्यूड में बुकों के रेफरेंस भी हैं बहुत सारों के। उसके बाद मेरे खुद के नोट्स भी हैं बहुत सारे, और मैंने बहुत जगह से ढूंढ करके ये PPT भी बनाया है, PDF वगैरह। और इसके बाद में ऐसे व्याकरण का आएगा। तो ये 3 पार्ट में कंटेंट का वीडियो होगा, लंबा होगा मगर फुल होगा, फुल डिटेल्स के साथ में। इसको पढ़ने के बाद में फिर 2023, 24, 25 3 क्वेश्चन पेपर मैं लाऊंगा। ठीक है, वो तीनों क्वेश्चन पेपर को तुमको लगा के जाना है, उससे पहले के लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 2023 में सिलेबस चेंज हुआ था, क्वेश्चन पैटर्न हर एक चीज़ चेंज हुआ था। तो उससे बाद के यदि देखोगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद की यदि देखोगे, उससे पहले की बात के तो देखना ही है, उससे पहले की देखोगे तो मुझे लगता है टाइम बर्बाद करना है। फिर भी यदि टाइम है तुम्हारे पास तो देख लेना चाहिए, क्योंकि सिलेबस पूरा तो चेंज नहीं होता है, कुछ चेंज होता है, तो सिलेबस लगभग थोड़ा मोड़ा वैसा ही रहता है, तो वो क्वेश्चन भी देखने से हेल्पफुल हो सकता है। इसके बाद में फिर मैं सोचूंगा यदि टाइम रहेगा तो 100 की सीरीज़ में तीनों के व्याकरण, साहित्य और टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए वीडियो बना करके लाऊंगा। तो ये 6 वीडियो हो जाएंगी टोटल लगभग में, और इनको देखने से मुझे लगता है कि तुम 200 प्लस, मैं तुमको 250, 300 पूरे में पूरे मार्क्स नहीं बोलूँगा, क्योंकि 200 प्लस जो लाता है, जितने भी संस्थान हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, सेंट्रल की, नेशनल की, सब में तुमको B.Ed मिल जाएगा शिक्षा शास्त्री में। ठीक है, तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और पूरा देखिएगा। ठीक है, और अच्छे से देखिएगा, हेडफोन वगैरह जो भी है लगा लीजिएगा। नोट्स भी यदि बनाओ, इम्पोर्टेंट लगे तो वो बनाते जाइए, क्योंकि तुम्हारा एग्ज़ाम है। और मैं कहता हूँ सभी के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि सभी तुम B.Ed में उत्तीर्ण हो और सभी एडमिशन लेकर के आगे चल के CTET की तैयारी करो। फिर मैं CTET की भी तैयारी करवाऊँगा तुमको। ठीक है, चलिए शिक्षा यानी एजुकेशन विस्तृत विवरण देखते हैं। शिक्षा हमारे विषय में पहला टॉपिक है, तुमने देखा होगा। ठीक है, तो शिक्षा का अर्थ देखते हैं, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो देखिए शिक्षा क्या है, मैं ऐसे बताता हूँ। पहले शिक्षा जो है वो जन्म से लेकर के मरण पर्यंत चलने वाली आजीवन प्रचल्यमाना एका प्रक्रिया अस्ति। अर्थात जन्म से लगा के मरण पर्यंत जो चलने वाली प्रक्रिया है, हम क्योंकि जन्म से हम मरने तक हमेशा सीखते रहते हैं, और सीखना ही क्या है, ये शिक्षा है। शिक्षते अनेन इति शिक्षा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया जो है ये जन्म से मरण तक चलती रहती है, और परिवर्तन होता रहता है जीवन में। ठीक है, लोगों में, तो शिक्षा है। और शिक्षा बहुत सारे जो हैं, जो दार्शनिक हैं, उन्होंने भी कहा है, बताया है, अपने अपने थॉट दिए हैं। उन्होंने कहा है, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अंतर्निहित शक्ति नाम बहिरानयनमेव शिक्षा। अर्थात जो तुम्हारे अंदर में जो शक्ति निहित है, उसको शिक्षा के माध्यम से बाहर ला सकते हो, तो वो शिक्षा है। फिर ऐसे ही अरस्तु ने भी कहा है
कि जो शिक्षा है वो क्या है, वो यथार्थ ज्ञान है, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि स्वस्थ शरीरे स्वस्थ मनः आत्मा तथा शिक्षा। तो अर्थात स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मनः जैसे बोलते हैं ना, वैसे ही शिक्षा भी है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं, डिटेल्स में पहले पढ़ते हैं, इसके बाद में हमको सब समझ में आएगा। शिक्षा मानव जीवन की एक सतत अर्थात निरंतर, मानव जीवन की जो शिक्षा है वो मानव जीवन की निरंतर एवं गतिशील प्रक्रिया है। ये नहीं है कि रुक जाती, बीच में रुकती नहीं है, निरंतर गतिशील प्रक्रिया और निरंतर होती है। ठीक है, और ये मानव जीवन की सतत प्रक्रिया है, अर्थात हमेशा होती रहती है और गतिशील है, इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, अर्थात धीरे धीरे प्रयत्न करता रहता है तो एक दिन बहुत सफल हो जाता है। कैसे होता है? शिक्षा के माध्यम से होता है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों, तो शिक्षा से ही मनुष्य की जो जन्मजात शक्तियाँ होती हैं, मनुष्य की जो जन्मजात शक्तियाँ कौन सी होती हैं उसको पता नहीं होता है, उसके अंदर कौन कौन सी शक्तियाँ निहित हैं जन्मजात, उसमें जन्मजात शक्तियाँ होती ही होती हैं। चाहे मान लीजिए कोई क्या बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई स्पोर्ट्स में आगे बढ़ जाता है, उसकी जन्मजात शक्तियाँ हैं अंदर निहित, मगर उसको प्रशिक्षण की जरूरत है, और प्रशिक्षण कैसे होगा? शिक्षा के माध्यम से होगा। तो इसलिए कहा गया है कि जो अंतर्निहित शक्तियाँ हैं उनको बाहर लाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है, और वो शिक्षा कार्य करती है। क्षमताओं को, उसके अंदर जो क्षमताएं हैं वो भी शिक्षा के माध्यम से आते हैं। ज्ञान, ज्ञान कैसे बढ़ता है? शिक्षा के माध्यम से बढ़ता है। शिक्षा नहीं होगी तो ज्ञान कैसे बढ़ेगा? जैसे मान लीजिए तुमको सब्जी बनाना है, सब्जी बनाने के लिए तुमको ज्ञान की ज़रूरत है। पहले क्या डालना है ना, पहले ऑयल डालना है, जीरा डालना है, फिर इसके बाद में सब्जी वगैरह डालना है, मसाले वगैरह ऐसे करके डालना है। मुझे तो उतना ज्ञान नहीं, अगर जो बनाता है उनको पता होगा कैसे क्या करना है। तो इस प्रकार से, ठीक है, तो सिस्टमेटिकली कुछ भी कार्य करना है, कुछ भी ज्ञान प्राप्त करना है, शिक्षा की जरूरत होती है। कौशल, किसी भी कौशल को विकास करना है, स्किल को डेवलप करना है। मान लीजिए जैसे कि कोई क्रिकेट में कौशल बनाना चाहता है, डेवलप करना चाहता है, तो शिक्षा की ज़रूरत है, कोच की ज़रूरत है, वो पढ़ाएगा सिखाएगा स्टेप बाय स्टेप, तो वहाँ पर भी शिक्षा काम करती है। नैतिकता अर्थात क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए भी शिक्षा ही कार्य करती है। तो इसलिए नैतिकता और व्यक्तित्व का विकास, तो व्यक्ति का जो उसका व्यक्तित्व है, उसका डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वो सब किसके माध्यम से विकसित होते हैं? कौन कौन से? चाहे वो अंतर्निहित शक्ति हो, क्षमता हो, ज्ञान हो, कौशल हो, नैतिकता हो और व्यक्तित्व, इन सब का विकास शिक्षा के माध्यम से ही होता है। तो बोले तो शिक्षा हर एक समय, प्रतिक्षण और आजीवन गतिशील, परिवर्तनशील और विकासशील होती है। ठीक है, आगे जो शिक्षा है उसको एजुकेशन बोलते हैं इंग्लिश में। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के 3 शब्दों से बना बना माना जाता है। ठीक है, 3 शब्दों से बना है। वो 3 शब्द कौन कौन से हैं देखें तो वो 3 शब्द हैं एजुकेयर, एजुसेयर और एजुकेटम। तो एजुकेयर का मतलब होता है पालन पोषण करना। ठीक है, और एजुसेयर का मतलब होता है कि भीतर की शक्तियों को बाहर लाना, और एजुकेटम का मतलब होता है प्रशिक्षण देना। तो देखिए समझते हैं, एजुसेयर मतलब भीतर की जो शक्तियां हैं, अभी बोला ना मैं, अंतर्निहित जन्मजात शक्तियां, तो उनको प्रशिक्षण देने की जरूरत होती है। तो एजुकेटम मतलब प्रशिक्षण देना। तो एजुकेशन का 3 अर्थ है, समझिए ध्यान से। अंतर्निहित शक्तियां अर्थात एजुसेयर, और उनको प्रशिक्षण देना एजुकेटम, और उनका पालन पोषण करना। ठीक है, पालन पोषण करना, उन जो शक्तियां हैं उनका पालन पोषण करना, अर्थात ये नहीं कि तुमने मान लीजिए भगवत गीता है, सबको पता होगा, 700 श्लोक तुमने याद कर लिए। ठीक है, और तुमने कैसे, तुम्हें क्षमता थी याद करने की, परंतु तुमको एक प्रशिक्षण मिला, टीचर ने तुमको याद करवाया। अब याद करवाने के बाद में तुम उनका पालन पोषण नहीं किया, पालन पोषण अर्थात उनको दोबारा से रिवीजन नहीं किया तुमने, उनको संग्रहित नहीं किया, वो भूल जाएंगे, तो क्या फ़ायदा ऐसे ज्ञान का? तो इसलिए अंतर्निहित शक्तियों को बाहर लाना है एजुकेयर, उनको प्रशिक्षण देना है एजुकेटम, और उनको पालन पोषण करके रखना, सुरक्षित रखना है उनको एजुकेयर। ओके, केयर, केयर अर्थात मतलब सुरक्षित रखना, तो एजुकेयर। आगे बढ़ते हैं, आई होप समझ में आ रहा होगा आप सभी को। देखिए, अतः शिक्षा का वास्तविक अर्थ है, अब देखिए वास्तविक अर्थ शिक्षा का क्या है। मनुष्य के अंदर
निहित शक्तियों का समुचित विकास। अर्थात जो शिक्षा है वो मनुष्य के अंदर जो शक्ति निहित है उसका संपूर्ण विकास करना है, आधा अधूरा नहीं, उसको बोलते हैं शिक्षा। ठीक है, हमारे अंदर में देखिए एक मनुष्य, हर एक लोग बोलते हैं, बड़े बड़े विद्वान बोलते हैं कि एक मनुष्य वह हर एक चीज कर सकता है, ठीक है, जो कोई नहीं कर सकता। अर्थात हर एक चीज संभव है क्योंकि उसके अंदर में वो सब शक्तियाँ निहित है, परंतु उसको शिक्षण की, प्रशिक्षण की और अच्छे ज्ञान की जरूरत होती है, अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि मनुष्य के अंदर निहित शक्तियों का समुचित विकास शिक्षा के माध्यम से ही होता है। ठीक है, अब आगे शिक्षा की परिभाषाएं देख लेते हैं। शिक्षा की परिभाषा अर्थात डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन। तो बहुत सारे लोगों ने शिक्षा की परिभाषाएं दी, जैसे मैंने पहले बताया था ना, अंतर्निहित शक्ति नाम बहिरानयनमेव शिक्षा। तो ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जी ने देखो क्या कहा है कि मनुष्य शिक्षा मनुष्य में निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। अर्थात पूर्णता की अभिव्यक्ति अर्थात जो मनुष्य है वह पूर्ण है, परंतु उसको क्या प्रशिक्षण की जरूरत है। तो शिक्षा मनुष्य में निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति अर्थात वह पूर्ण है ऑलरेडी, उसके अंदर में वो शक्तियाँ सारी विद्यमान है, परंतु उसको अभिव्यक्त करने के लिए शिक्षा की जरूरत है। इसलिए उसकी जो पूर्णता है ना, वो जो पूर्ण है ना अंदर से, वो उस पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। तो जो शिक्षा है वो पूर्णता को अभिव्यक्त करवाती है, बाहर निकलवाती है। ठीक है, ये फिर गांधी जी के अनुसार देखिए, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा शरीर, मन और आत्मा का समन्वित विकास है। तो महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है कि शिक्षा जो है वो शारीरिक रूप से विकास करती है, मानसिक रूप से विकास करती है और आत्मा का भी विकास करती है। शारीरिक रूप से देखिए कैसे, तुम्हारा शरीर हष्ट पुष्ट सुडौल, ठीक है, फिट, ये सब कैसे होगा? अच्छा खाना खाएंगे तो। अच्छा खाना खाने के लिए कहाँ बताया गया? आयुर्वेद में बताया गया। आयुर्वेद क्या है? ज्ञान है, और उसको किस प्रकार से प्राप्त किया? शिक्षा के माध्यम से। ठीक है, ऐसे ही तुम जिम जाते हैं, कोई योगा एक्सरसाइज करते हैं, तो वो भी क्या है? वो भी ज्ञान है, वो तुम सीखते हो ट्रेनर से, प्रशिक्षक से, है ना। तो वो भी एक शारीरिक शिक्षा है। फिर इसके बाद मानसिक शिक्षा। मानसिक में क्या आएगा? तुम जितने भी ग्रंथ काव्य कुछ भी पढ़ते हो, है ना, मैथ साइंस जो भी है लोग पढ़ते हैं, वो सब मानसिक एक्सरसाइज है। अर्थात तुम क्या करते हो, वो शिक्षा प्राप्त करते हो तो उससे तुम्हारा मानसिक डेवलपमेंट होता है, अर्थात मेंटल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, आत्मा का विकास। आत्मा का विकास आध्यात्मिक रूप से होता है। जैसे तुम आत्मा परमात्मा से मिलना, तो आध्यात्मिक जीवन उस प्रकार का ज्ञान चाहिए, तो वो भी शिक्षा के माध्यम से होता है। तो बताइए, कोई भी मोक्ष प्राप्ति के मार्ग तक बिना शिक्षा के जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। तो इसीलिए आत्मा का विकास, तीन प्रकार के विकास को शिक्षा के माध्यम से बताया है। किसने? महात्मा गांधी ने। यदि प्रश्न में पूछ ले शारीरिक, मानसिक और आत्मा, इन तीनों का समन्वित विकास शिक्षा के माध्यम से किसने बताया है? तो महात्मा गांधी। यदि बोले पूर्णता की अभिव्यक्ति का विकास किसने बताया है? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, आगे चलिए जॉन डीवी के बारे में देखते हैं। तो देखिए जॉन डीवी साहब ने क्या कहा है कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है। शिक्षा जो है वो जीवन की तैयारी नहीं है, ठीक है, वो बल्कि स्वयं जीवन है। यदि शिक्षा नहीं है किसी के पास में तो समझ लेना उसका जीवन नरक है। इसलिए कहा है कि शिक्षा स्वयं जीवन है। यदि शिक्षा है तो तुम्हारा अच्छा सुकूनमय सुखमय जीवन है। क्योंकि देखिए जो भी व्यक्ति अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो देखिए कितने आनंद से जीता है, हर एक जगह जाएगा उसका सम्मान होगा। ठीक है, जाने में दिक्कत नहीं होगी, रास्ते में कोई भी चीज़ लिखी है कहीं भी जाना है पढ़ सकता है अपने आप, नहीं तो पूछना पड़ेगा और बताएंगे भी नहीं और बोलेंगे अनपढ़ गंवार है, ऐसे वैसे, है ना। और ठीक है, इसीलिए जीवन है और शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं, अर्थात जो शिक्षा है वो जीवन की तैयारी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बताया कि स्वयं जीवन ही है।
ठीक है, जीवन की तैयारी नहीं है, जीवन ही है वो। ठीक है, जीवन के लिए हम तैयारी नहीं करते हैं, उसके लिए वही जीवन है, ऐसा बताया है उन्होंने। किसने? जॉन डीवी ने बताया है। हालांकि ऐसा समाज में देखें तो बिना पढ़े लिखे भी जीते हैं, परंतु भर्तृहरि ने भी ने कहा है ना कि विद्या विहीना पशु, अर्थात विद्या जो हीन है वो पशु के समान है। मगर क्या कर सकते हैं, किसी कारणवश नहीं मिलती किसी किसी को शिक्षा। आगे चलते हैं, अरस्तु के हिसाब से देखते हैं। अरस्तु जी क्या कहते हैं कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। शिक्षा क्या करती है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। तो शिक्षा जो है वो किसका निर्माण करती है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। तो देखिए, स्वस्थ शरीर कब होगा? जब अच्छा भोजन खाओगे, एक्सरसाइज इत्यादि करोगे। यदि स्वस्थ शरीर है तो स्वस्थ मस्तिष्क कब होगा? जब तुम मेडिटेशन इत्यादि करोगे, अच्छी अच्छी चीज़ों को पढ़ोगे, टेंशन इत्यादि नहीं लोगे। तो वो सब किसके माध्यम से होगा? शिक्षा के माध्यम से होगा। तो कौन निर्माण कर रहा है? वो सब शिक्षा कर रही है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है कौन? शिक्षा। ठीक है, ये है अरस्तु साहब ने कहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब है शिक्षा की प्रकृति, अर्थात नेचर ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा का स्वभाव क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, ठीक है, उसका स्वरूप क्या है? तो शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं, तो शिक्षा की विशेषताएं देखते हैं। तो उसकी विशेषताएं हैं जीवन पर्यंत प्रक्रिया। क्या है? जीवन पर्यंत प्रक्रिया। पूछ सकता है एग्जाम में, ध्यान दीजिए, पूछ लेगा जीवन शिक्षा किस प्रकार की होती है? जीवन पर्यंत प्रक्रिया होती है, आजीवन पर्यंत प्रक्रिया होती है, स्थिर प्रक्रिया होती है, या कोई नहीं। तो उसमें क्या तुमको देना है कि जीवन पर्यंत प्रक्रिया होती है। संस्कृत में बोलेगा कि शिक्षा कथम भवति, जीवन पर्यंता प्रक्रिया, आजीवन पर्यंता प्रक्रिया, स्थिर प्रक्रिया, एतस्मिन् कोऽपि नास्ति, तर्हि जीवन पर्यंत प्रक्रिया भवति। अस्तु, तो देखिए, जीवन पर्यंत प्रक्रिया का मतलब है जन्म से मृत्यु तक चलती है। मैंने पहले बताया था कि जो शिक्षा है वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती है। यहाँ तक कि जन्म भी नहीं बोल सकते हम, गर्भ से लेकर के कब्र तक चलती है मरते समय तक। जैसे तुम सीटेट में पढ़ोगे विकास के बारे में, जो बच्चे का या इंसान का विकास होता है ना, वो होम टू टोम अर्थात कब्र से नहीं, गर्भ से कब्र तक चलती है। वैसे ही शिक्षा भी है, क्योंकि गर्भावस्था में बोलते हैं ना कि माँ जो पढ़ती है, जो करती है, वो सब बच्चा समझता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं कि गर्भ से कब्र तक, परंतु जन्म से मृत्यु तक चलती है, ऐसा इन्होंने यहाँ पर दिया है। मगर परीक्षा में यदि आता है कि जन्म से मृत्यु तक, और वो भी प्रश्न आता है, तो मुझे लग रहा है कि तुम्हारा गर्भ से कब्र तक ही सही होगा, परंतु वो नहीं होता है तो जन्म से मृत्यु तक चलती है, ये सही होगा। ठीक है, फिर दूसरा है सामाजिक प्रक्रिया। तो शिक्षा जो है वो सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षा, बताइए, बिना समाज के क्या शिक्षा दी जा सकती है या चल सकती है? तो समाज में रहकर सीखी जाती है। बिना समाज के क्या शिक्षा जो है वो सीखी जा सकती है? नहीं सीखी जा सकती है। एक मनुष्य के बच्चे को तुम जंगल में छोड़ दीजिए, तो क्या वो वहाँ पर उसको वैसा समाज नहीं मिला है मनुष्य वाला? तो वो समाज में है, परंतु मनुष्य के समाज में नहीं, वो पशुओं के समाज में है। तो कैसी भाषा सीखेगा? पशुओं जैसी सीखेगा। इसलिए बोलते हैं कि जो शिक्षा है या भाषा है वो कैसी है? सामाजिक प्रक्रिया। एक भाषा होती है, वो भी हम शायद पढ़ेंगे बाद में सीटेट वगैरह में या फिर इसी में आगे कभी तो भाषा की तरह ये भी है, शिक्षा भी है। तो शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, भाषा भी सामाजिक प्रक्रिया होती है। उसको नहीं हम यहाँ पर बीच में लाते, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सामाजिक प्रक्रिया कौन है? शिक्षा समाज में रहकर सीखी जाती है। ठीक है, यदि
जंगल में मैं बोला ना, बच्चे को छोड़ दोगे तो वो जंगल में कुछ भी नहीं सीख पाएगा, जो पशु करते हैं वैसा ही सीखेगा। तो इसलिए वो समाज से सीखेगा। और यदि उसको ऐसी जगह में छोड़ दो तो वो कुछ भी नहीं सीखेगा, ठीक है। तो इसलिए कैसी भाषा है ये? एक सामाजिक प्रक्रिया है। ध्यान में रखिए, सामाजिक प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। पूछ लेगा कि ये कैसी जो शिक्षा है वो कैसी प्रक्रिया है, तो पूछेगा सामाजिक प्रक्रिया है नंबर 1। इनमें से नहीं है, वो पूछेगा कि शिक्षायाः अर्थम अर्थ न अस्ति, शिक्षायाः एतयो एतस्मिन् मध्ये किमपि नास्ति, एकम नास्ति, ऐसे कुछ करके पूछ देगा कि इनमें से कोई एक नहीं है, सही नहीं है। तो तुम क्या बोलोगे? जैसे पूछ लिया जीवन पर्यंत प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, गतिशील प्रक्रिया, और एक पूछ लेगा स्थिर प्रक्रिया। तो स्थिर प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि स्थिर नहीं होती है भाषा, गतिशील होती है, सामाजिक प्रक्रिया होती है, जीवन पर्यंत प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो समयानुसार बदलती रहती है। गतिशील प्रक्रिया था, जो शिक्षा है वो समयानुसार बदलती रहती है। मान लीजिए छोटा बच्चा है, देखिए छोटा बच्चा होता है जब, तो वो शुरू शुरू में क्या सीखता है? पापा नहीं बोलता है, पापा। पानी को क्या बोलता है? मम्मा। मम्मा 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 चाहिए, मम्मा दे दो, है ना। ऐसे अम्मा को तो अम्मा बोल लेता है, ठीक है। और ऐसे दादी को दादी, ऐसे करके कुछ कुछ बोलता है ना। तो क्या वो बच्चा जो शिक्षा लिया है अपने परिवार वालों से और वो बोलने की कोशिश किया, तो क्या उसकी शिक्षा वही रहेगी? नहीं, परिवर्तनशील है तो परिवर्तित होगी। बाद में वो पापा बोलने लग जाएगा, पप्पा बोलता है पापा बोलेगा, मम्मा बोलता है पानी को तो पानी बोलने लग जाएगा, दादी को दद्दी बोलता है तो दादी बोलेगा। ऐसे करके शिक्षा जो परिवर्तित होती रहती है, जन्म से मरने तक परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। आगे उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। तो देखिए निश्चित लक्ष्य होते हैं, जो शिक्षा होती है वो उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। उद्देश्यहीन प्रक्रिया शिक्षा में नहीं होते हैं भाई। मान लीजिए तुम शिक्षा प्राप्त कर रहे हो बीएड के लिए, अभी तुम मेरे से पढ़ रहे हो बीएड के लिए, तो बताइए तुम्हारा उद्देश्य है कि नहीं? बिना उद्देश्य के तो शिक्षा नहीं ले रहे हो। तो कभी भी कहीं से भी जो भी सीखोगे बिना उद्देश्य के नहीं सीख सकते, और नहीं सीखते भी नहीं हो भाई। मनुष्य स्वार्थी होता है, ये देखिए। चाहे कोई इंसान कह देना कि मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है, मोक्ष ही उसका स्वार्थ है। तो इस तरह से स्वार्थ होता ही होता है। तो इसलिए जो शिक्षा है वो उद्देश्यपूर्ण होती है और होनी भी चाहिए। जैसे तुम मेरे से बीएड के लिए पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, ये है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुमको बीएड एंट्रेंस में सबसे अच्छे मार्क्स ला करके उत्तीर्ण करना है और बढ़िया अच्छे कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना है ना। ये तुम्हारा उद्देश्य है। तो इसीलिए बोलते हैं कि शिक्षा उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, निश्चित लक्ष्य होते हैं इसके। जैसे कि तुम अभी पढ़ रहे हो ना सिलेबस टीचिंग एप्टीट्यूड, इसका निश्चित लक्ष्य है कि मुझे सीयूटी का एग्जाम देना है 12 मार्च को, ठीक है। अभी आगे देखते विकासात्मक प्रक्रिया। तो शिक्षा जो है वो विकासात्मक प्रक्रिया है, स्थिर प्रक्रिया नहीं है। जो शिक्षा है उसका निरंतर विकास होता रहता है, निरंतर विकास, व्यक्तित्व विकास करती है। तो जो शिक्षा होती है वो किस तरह का विकास करती है? व्यक्तित्व, इंसान का विकास करती है, अर्थात पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करती है, मेंटल डेवलपमेंट करती है, ठीक है। उसका शारीरिक मतलब संपूर्ण विकास करती है। एक तरह से बोलें तो सर्वांगीण विकास। शिक्षा जो है वो क्या करती है? सर्वांगीण विकास करती है। ये प्रश्न आएगा तुम्हारा कि शिक्षा जो है वो क्या करती है? सर्वांगीण विकास करती है, या फिर सामाजिक विकास करती है, या फिर व्यक्तित्व विकास करती है। तो ये सब व्यक्तित्व विकास, सामाजिक विकास, सब तुम्हारा सर्वांगीण विकास में आ जाएगा। इसलिए तुमको सर्वांगीण विकास ही लगाना है, तुमको कन्फ्यूजन बहुत करेगा, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। तो देखिए विकासात्मक प्रक्रिया है अर्थात डेवलपमेंट सिस्टम है, ठीक है। तो व्यक्तित्व विकास करती है अर्थात व्यक्ति का संपूर्ण विकास करती है, सर्वांगीण विकास करती है, ठीक है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करती है। आगे है द्विपक्षीय प्रक्रिया। शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों सक्रिय। तो शिक्षा जो होती है उसकी विशेषता क्या है शिक्षा की? कि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों सक्रिय होने चाहिए। यदि मान लीजिए विद्यार्थी सक्रिय है, टीचर सक्रिय नहीं है, क्लास में बैठकर सो रहा है, तो बच्चों के सक्रिय होने से क्या होगा बता? उसको ज्ञान मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर धीरे धीरे वो भी निष्क्रिय हो जाएंगे और वो भी सोने लग जाएंगे, या फिर
शोर करेंगे। या फिर मान लीजिए शिक्षक सक्रिय, बच्चे सक्रिय नहीं है, बच्चे खा के सोते रहते हैं बस, उनको नींद आती रहती क्लास में, मानते नहीं हैं, शोर मचाते, तब भी पढ़ाई नहीं होगी। इसलिए दोनों को सक्रिय होना पड़ेगा। देखिए जो NEP 2020 है ना, उसमें क्या बताया गया है कि बच्चे प्रधान है, ठीक है। सिस्टम जो है ना तुम्हारा कॉलेज का, स्कूल का, हर एक जगह का, वो बच्चे के लिए है, बच्चा तुम्हारे लिए नहीं। सिस्टम बच्चे के लिए है, ठीक है। सारे सिस्टम तुम सब, बच्चा बच्चा तुम्हारे लिए नहीं, सिस्टम के लिए नहीं, सिस्टम बच्चे के लिए। इसलिए हमेशा टीचिंग एप्टीट्यूड में जब भी प्रश्न अटेंड करना, CUET में जब तुम जाओगे, बच्चे के फेवर में आंसर देना। तुम 4 में से पढ़ लेना, जो बच्चे के फेवर में है ना, बच्चे के लिए है ना, वही टच करना, पूरी तरह से सही होगा तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। यदि जैसे क्योंकि अभी के समय में बच्चे को ही आगे रखा गया है, प्रधान रखा गया है, बच्चा भगवान है, ये समझ लेना। चाहे CTET में हो, चाहे CUET में हो, दोनों में ये काम करता है, ठीक है। तो द्विपक्षीय प्रक्रिया था, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों सक्रिय होने चाहिए, ठीक है। तब ये कैसे होगा, तब जा करके शिक्षा का जो विकास है, उद्देश्य है, वो पूर्ण होगा। त्रिपक्षीय प्रक्रिया, शिक्षक, छात्र एवं पाठ्यक्रम। तो देखिए ये द्विपक्षीय त्रिपक्षीय का फंडा क्या है, पेपर में पूछता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। द्विपक्षीय प्रक्रिया और त्रिपक्षीय प्रक्रिया, ठीक है। त्रिआयामी शिक्षा और द्विआयामी, ऐसे भी बोलते हैं। तो एडम्स ने कौन सा दिया, द्विपक्षीय दिया। और त्रिआयामी त्रिपक्षीय किसने दिया, तो जॉन डीवी ने दिया। ध्यान रखना, पेपर में आएगा कि त्रिआयामी शिक्षा किसने दिया, तो जॉन डीवी ने दिया। पिछले बार आया भी था 2025 में, मैंने भी एग्जाम दिया था, मैं सही करके आया, ठीक है। तो द्विपक्षीय में कौन कौन आएगा पूछेंगे, वहाँ पर क्वेश्चन में दे देगा द्विपक्षीय प्रक्रिया या फिर द्विपक्षीय शिक्षा कौन कौन से हैं। एक में देगा शिक्षक ओनली, दूसरे में देगा विद्यार्थी ओनली, तीसरे में देगा विद्यार्थी और शिक्षक, और चौथे में देगा शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। तो उसमें तुम्हारा सही जो होगा वो शिक्षक और विद्यार्थी दो ही होगा, क्योंकि द्विआयामी पूछा। यदि त्रिआयामी पूछ देगा तब तुम्हारा शिक्षक, छात्र एवं पाठ्यक्रम होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य। तो इसके उद्देश्य जो हैं शिक्षा के, वो व्यक्तिगत उद्देश्य हैं, सामाजिक उद्देश्य हैं, बहुत सारे हैं। देखिए सामाजिक उद्देश्य, राष्ट्रीय उद्देश्य, आधुनिक उद्देश्य। तो इसी प्रकार से एक एक को पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ेंगे हम व्यक्तिगत उद्देश्य। व्यक्तिगत इत्युक्ते पर्सनल, पर्सन अर्थात व्यक्तिगत अर्थात पर्सन, ठीक है। तो पर्सनली शारीरिक विकास आएगा। शारीरिक विकास शिक्षा क्या करती है, शारीरिक विकास करती है। शारीरिक ढांचा कैसा होना चाहिए, है ना, इत्यादि। तो मान लीजिए दो प्रकार से होता है हमारा शरीर की वृद्धि जो होती है, दो प्रकार से होती है। एक होती है आनुवांशिक, एक होती है कौन सी, पर्यावरण के माध्यम से, वातावरण के माध्यम से। तो मान लीजिए आनुवांशिक जितनी तुम्हारी वृद्धि है ना, वो तो ठीक है, होगी ही होगी, परंतु तुमको वातावरण नहीं मिला ना, तो तुम्हारी वृद्धि नहीं होगी। ये भी समझिए, दोनों का तालमेल होना जरूरी है। मगर आनुवांशिकता से ज़्यादा पर्यावरण ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है, ये भी समझ लीजिए। 80% लगभग पर्यावरण ही महत्वपूर्ण है, और 20% तुम्हारा वो भी है, आनुवांशिकता भी है, अर्थात हेरिडिटी, ठीक है। और इन्वायरमेंट वो सब यहाँ पर नहीं लाएंगे, क्योंकि वो CTET की बात है। यहाँ पर हम CUET के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा ही पढ़ेंगे जितना से हमारा जो B.Ed एंट्रेंस है वो निकल जाए, ठीक है। शारीरिक विकास हो गया, शारीरिक विकास शिक्षा से ही होता है, वो पढ़ चुके हैं। मानसिक विकास, वो भी मन का जो मैंने बताया था, वो भी शिक्षा से ही होता है। मानसिक विकास अर्थात तो मन को हम तरह तरह के ग्रंथों को, विषयों को पढ़ करके उसको डेवलप करते हैं, वो मानसिक विकास होता है शिक्षा के माध्यम से। भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट जैसे कि रोना, हंसना, है ना, और एकदम से अचंभित हो जाना, तो 9 प्रकार के रस है ना, तो उन सब का जो विकास है वो कैसे होगा, शिक्षा से। देखिए कोई भी है,
तुम धीरे धीरे जैसे छोटे से बड़े होते हो तो धीरे धीरे तुमको ज्ञान मिलता है ना, शिक्षा मिलती है ना। तो ऐसे शिक्षा मिलते मिलते कहाँ हंसना है, कहाँ रोना है, कहाँ क्या करना है, वो सब चीज़ें सीख जाते हो। जब बच्चा होता है, मान लीजिए उस टाइम पर बच्चा जब होता है, उस टाइम पर कोई घटना घट गई मान लो घर पर, वो रोएगा? नहीं रोएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, उसको इमोशन के बारे में ही पता नहीं है। और यदि बड़ा हो गया, समझदार हो गया, कुछ घटना घट गई घर में, तो वो भी रोएगा, उसको भी दया होगी। दया दिखाना, करुणा दिखाना, वो सब क्या है? भावनाएं हैं। और उनका डेवलपमेंट कैसे होता है? धीरे धीरे शिक्षा से होता है। छोटी से लगा करके जब बड़ा होता रहता है, जैसे जैसे मैच्योर होता है, परिपक्वता बढ़ती है, तो धीरे धीरे करके उसके इमोशनल डेवलपमेंट होते हैं, इमोशंस बढ़ते हैं कि हाँ ये मेरा है, वो पराया है, ये है, वो है ना। और फिर वो धीरे धीरे करुणा भाव दिखाने लग जाता है, दूसरों पे दया करने लग जाता है। और छोटे में नहीं होता है, मतलब छोटे में भी ऐसी बात नहीं बोलेंगे नहीं होता है, तो धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ने लगता है। और छोटे में तो बोलते हैं कि बाल्यावस्था में कुछ ज़्यादा ही होता है, उत्तर बाल्यावस्था इत्यादि में मतलब कोई रोने लग गया तो भी रोने लग जाए, मम्मी रोने लग गई, कुछ कोई मार दिया तो वो भी रोने लग जाए। या फिर भाई को बहुत प्यार करता है बच्चा और उसको कोई मारेगा ना, वो रोने लग जाएगा या फिर उसको मारने लग जाएगा। तो ये भी होता है, ये भी देखिएगा, है ना। वो सब चीज़ें इतनी यहाँ नहीं पूछेंगे, मगर फिर भी मैं बता रहा हूँ, डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम और भी ज़्यादा नहीं, जितना ज़रूरी है हम उतना ही पढ़ते चलते हैं। भावनात्मक विकास आई होप आप समझ गए होंगे। नैतिक विकास, नैतिक विकास मैंने बताया, नैतिक विकास अर्थात मॉरलिटीज़, क्या सही है क्या गलत है इत्यादि की पहचान भी तुम्हारी शिक्षा से होती है। आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक विकास स्पिरिचुअलिटी डेवलपमेंट, तुम समझ ही गए होंगे कि आध्यात्मिक विकास भी मैंने पहले बताया है कि आध्यात्मिक विकास इत्यादि जो है आत्मा परमात्मा इत्यादि से मेल, मोक्ष इत्यादि, और आध्यात्मिक अर्थात शांति जीवन जीना इत्यादि, ये सब चीज़ें हम शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या उद्देश्य है? आध्यात्मिक विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है। नैतिक विकास करना, सही और गलत का ज्ञान होना शिक्षा का उद्देश्य है। भावनात्मक विकास होना, मानसिक विकास होना, शारीरिक, सब शिक्षा के उद्देश्य है। फिर है सामाजिक उद्देश्य, ये व्यक्तिगत उद्देश्य थे, समझ लीजिए। अब है सामाजिक उद्देश्य। देखिए मुझे रिपीट नहीं करवाऊँगा बार बार, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। तुमको यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो बार बार पॉज करके, पीछे करके, बैक करके, कैसे भी तुम देख सकते हो, ठीक है। 2 बार 3 बार देखोगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये सामाजिक उद्देश्य, शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक समायोजन, तो समाज को समायोजन करना, ठीक है। तोड़ना नहीं है समाज को, उसको समायोजन करना है, जोड़ना है। शिक्षा समाज को जोड़ती है, तोड़ती नहीं। घरों में लड़ाई झगड़े इत्यादि होते हैं ना, तो समझिए वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं होता, उनको शिक्षा नहीं होती। यदि शिक्षा होंगे, देख लीजिए जो रामायण है उसमें सभी रामचंद्र, श्री रामचंद्र इत्यादि जो सब हैं, वो भाई आपस में जोड़े ना। यदि कैकई को मंथरा ने समझाया था ना बहुत कुछ कि तेरा बड़ा भाई भरत, मतलब तेरा बड़ा बेटा भरत, उसको राजगद्दी मिलनी चाहिए, है ना। तेरा बड़ा बेटा है वो, है ना, और उसको मिल रहा है, तो तू भी तो हक मांग सकती है ना, तेरा एक ही बेटा है। तो उसको बहुत कुछ समझाने के बाद में उसने मांग लिया गद्दी। श्री रामचंद्र एजुकेटेड थे, वो मान गए, बोले ठीक है दे दीजिए उनको, हम वन चले जाएंगे 14 वर्ष के लिए। तो वो 14 वर्ष के लिए वन चले गए, मगर भरत को भी ज्ञान था, भरत ने भी वहाँ पर नहीं रहे। बोले नहीं, मैं अपने भैया भैया का वेट करूँगा, 14 साल के बाद जब आएंगे पुनः उनको गद्दी पे बैठाऊंगा मैं, मगर शासन करूँगा। तो भैया से नीचे जमीन में गड्ढा खोद के बेचारे सोते थे। तो देखिए जहाँ ज्ञान है, जहाँ शिक्षा है, वो क्या होगा? समाज जुड़ेगा, टूटेगा नहीं। तो समाज जुड़ा रहा, नहीं तो टूट सकता था, पता है। खंड खंड राज्य का हो जाता, लड़ाइयाँ होती, झगड़े होते, जैसे महाभारत में भी हुआ। देखिए वहाँ पर ज्ञान था मगर समायोजन नहीं था, एक दूसरे की टांग खींचने में रहते थे, इसलिए महाभारत युद्ध हुआ। अब आगे देखते हैं सांस्कृतिक, संस्कृति संरक्षण। तो देखिए शिक्षा के माध्यम से संस्कृति का संरक्षण होता है, ठीक है। तो सामाजिक उद्देश्य में आता है संस्कृति का संरक्षण। तो शिक्षा जो है वो संस्कृति का संरक्षण करती है, शिक्षा के माध्यम से संस्कृति का संरक्षण, जो सभ्यताएं हैं समाज की, है ना, वो सब चीज़ें उस शिक्षा के माध्यम से संरक्षित होती हैं। देख लीजिए बड़े बड़े प्राचीन समय की धरोहरें हैं और परंपराएं हैं, रीति रिवाज अभी तक चली आ रही हैं। क्यों? क्योंकि वो शिक्षा के माध्यम से आ रही है, सामाजिक उद्देश्य है ना इसके, तो उसके कारण। अभी सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक उत्तरदायित्व, तो शिक्षा का सामाजिक उत्तरदायित्व भी है। ये समझ, सामाजिक उत्तरदायित्व किसका उद्देश्य है? तो सामाजिक उद्देश्य है शिक्षा का, कि उसका है कि समाज में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या सही होना चाहिए, ये सब उत्तरदायित्व शिक्षा का है और सामाजिक शिक्षा का है, सामाजिक उद्देश्य है शिक्षा का, ठीक है। अब राष्ट्रीय उद्देश्य,
ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्देश्य में शिक्षा का क्या उद्देश्य है? शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, अखंड भारत जैसे बोलते हैं ना, हमारा भारत जो है अखंड भारत बोलते हैं, अनेकता में एकता, भारत की विशेषता बोलते हैं। तो ये किसके माध्यम से संभव है? शिक्षा के माध्यम से। तो शिक्षा के ये उद्देश्य है, राष्ट्रीय उद्देश्य है कि हमको एकता बनाए रखना है। एकता अर्थात एक भारत, एक राष्ट्र बना के रखना है। तो एकता की बात कहें तो शिक्षा के माध्यम से एक हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम बहुत सारे दोस्त हैं, हम भाई हैं, तो हम अपने में एकता बना के रखेंगे। यदि हमको नॉलेज है, शिक्षा होगी, ज्ञान होगा कि नहीं भाई हमको एक साथ रहना है, हम एक साथ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, यदि अलग हो गए तो हमको कोई भी तोड़ करके मार कर मरोड़ कर चला जाएगा। जैसे मान लीजिए 4 भाइयों की कहानी तुमने सुना होगा। 4 भाइयों के पास भाई होते हैं, उनका बाप, वो चारों भाई अलग अलग होना चाहते हैं। ठीक है, बोलते हैं कि हमको अलग कर दो पिताजी, हम नहीं रहेंगे साथ में। वो बोलते हैं कि ठीक है, एक शर्त पे करूँगा, तुम सभी लोग वहाँ से, कहाँ से, जंगल से लकड़ियों गट्ठल लेकर के आओ। सब लोग गट्ठल लेकर के आए और लाने के बाद में उस पिता ने कहा कि एक एक लकड़ी को तोड़ो। एक एक को तोड़ने को दिया, सब तोड़ दिए। अब बोले कि पूरे गट्ठर को बांध के फिर से उस गट्ठर को तोड़ो। कोई नहीं तोड़ पाया। उन्होंने कहा कि क्या समझे, तुम चारों भाई एक साथ रहोगे, तुमको कोई नहीं तोड़ पाए, कोई नहीं मार पाए, कोई नहीं सताएगा। यदि जिस दिन तुम सब अलग अलग हो गए, हर एक तुम सब पिटोगे, एक एक करके सब पिटोगे, सबको सताएंगे लोग। तो इसीलिए क्या है, राष्ट्रीय एकता, ये उद्देश्य है शिक्षा का कि एकता होनी चाहिए। एकता रहेगी तो मजबूती रहेगी। ठीक है, कोई देश हम पे आक्रमण नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर है लोकतांत्रिक नागरिक निर्माण। शिक्षा का लोकतांत्रिक नागरिक निर्माण है, अर्थात सुनागरिक निर्माण, अच्छा नागरिक का निर्माण करना शिक्षा का उद्देश्य है। और लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है, अर्थात लोग जो हैं वो किसी के द्वारा शासन ना हो, उनके द्वारा ही शासन हो। वो स्वयं चुने, वो स्वयं सरकार बनाए, वो स्वयं अपने अधिकारों को जाने, इस प्रकार का। तो स्वयं के अधिकार को जानने वाले, पहचानने वाला एक अच्छा नागरिक का निर्माण करती है शिक्षा। उसका उद्देश्य है लोकतांत्रिक नागरिक का निर्माण करना। अब है आर्थिक विकास करना। शिक्षा, जिस देश की शिक्षा मजबूत होती है, एजुकेशन डेवलप होता है, मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, उस देश की करेंसी, उस देश का आर्थिक विकास वैसे ही, उतना ही अधिक होता है। इसलिए शिक्षा जो है उसका आर्थिक विकास करना भी एक राष्ट्रीय उद्देश्य है। ठीक है, तो राष्ट्र की जो आर्थिक विकास जितनी अधिक होगी उतना ही डेवलप होगा राष्ट्र। तो इसलिए राष्ट्रीय उद्देश्य में ये भी आता है। अब है आधुनिक उद्देश्य। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आधुनिक उद्देश्य क्या है शिक्षा के? तो आधुनिक में क्या है, विज्ञान चल रहा है, विज्ञान साइंस चल रहा है ना, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अर्थात साइंस को बढ़ावा देना है, साइंस को आगे, टेक्नोलॉजी को लेकर के। जैसे देखिए साइंस ही है ना, चंद्रयान 2 ले गए, 3 ले गए, अभी 4 की भी तैयारी शायद कर रहे हैं, है ना। और वहाँ पे जाकर के पानी ढूंढ लिया उन्होंने, क्या क्या चीज़ें ढूंढ लिया वहाँ पर, 15 दिन तक रहे भी शायद, 14 दिन तक। तो ये सब क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास शिक्षा के माध्यम से हो पाया ना, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो पाया ना। तो ये आधुनिक उद्देश्य है, अभी के समय के उद्देश्य हैं। ठीक है, फिर एक कौशल विकास करना। अभी के समय में, आधुनिक समय में बहुत सारे कौशल डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है ना, क्योंकि अभी बेरोजगारी भी ज़्यादा है। और यदि कौशल का विकास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा विकास करेंगे कौशल का, तो कौशल का विकास उस क्षेत्र में करना चाहिए जहाँ पर लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ की। यदि उस जगह करेंगे तो लोगों की आपूर्ति भी होगी और तुम्हारा जो कौशल के माध्यम से तुम्हारा डेवलपमेंट भी होगा। तो इसलिए कौशल का विकास करने से क्या, रोजगार बढ़ता है ना। तो इसलिए कौशल का विकास आधुनिक समय में बहुत सारे तरह तरह की स्किल होते हैं। जैसे मान लीजिए कौशल कई क्षेत्रों में होता है, चाहे स्पोर्ट्स में हो जाए, चाहे फिर म्यूजिक में हो जाए, चाहे फिर तुम स्टडी में, पढ़ाई में क्यों ना, इंजीनियरिंग में हो जाए, डॉक्टरी में हो जाए, कहीं भी तुम स्किल का विकास कर सकते हो। कई चित्रकला में, कई मूर्ति स्थापत्य कला में, शिल्पकला में, एक्सेट्रा में, कहीं भी तुम्हारा विकास हो सकता है कौशल का। रोजगार परक शिक्षा। तो जो शिक्षा है उसका आधुनिक उद्देश्य क्या है, रोजगार परक शिक्षा होनी चाहिए। पहले के समय में रोजगार परक नहीं थी, पहले बोलते थे विमुक्ता ये, अभी के समय में है नियुक्ता ये।
नियुक्त अर्थात नियुक्ति के लिए शिक्षा है अभी के समय में, पहले विमुक्ति के लिए थी अर्थात मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए शिक्षा थी। अभी के समय में कैसी रोजगार परक शिक्षा है। आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य रोजगार परक है। रचनात्मकता अर्थात क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। तो शिक्षा जो कैसी हो, सृजनात्मकता हो, अर्थात ये नहीं लकीर की फकीर जो तुमको पढ़ा दिया गया वैसे ही रट लिए और बस वैसे ही तुम उगल दिए, वो नहीं। तुमको पढ़ाया है जो, उसको समझ करके तुम और विस्तृत करो, उससे कुछ नया बनाने की कोशिश करो और थिंकिंग करो, कुछ और ऐड करो, कुछ नया उत्पादन करो, वो है रचनात्मकता। ठीक है। शिक्षा के प्रकार देखिए, ये तो पूछा ही जाता है शिक्षा के प्रकार। शिक्षा के मुख्य 3 प्रकार हैं। ठीक है, और इनको याद रख लीजिए, पूछते हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा, औपचारिक अर्थात फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल इंग्लिश में भी याद रख लीजिए। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन अर्थात औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा क्या है, वह शिक्षा है, ऐसे मैं पहले बता दूं, औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो नित्य प्रति हम लोग यूनिवर्सिटियों में, विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं। और औपचारिक शिक्षा में सुबह से शाम तक क्लासें भी चलती हैं, वहाँ पे सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं, नियम होते हैं, समय सारणी होती है, डेली हमको क्लासेस जाना पड़ता है। ठीक है, हमारी ड्रेस होती है, ठीक है, एक्सेट्रा, वो सब औपचारिक शिक्षा में आते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली नियोजित शिक्षा है। नियोजित अर्थात सुव्यवस्थित, अनुशासन शिक्षा। तो जहाँ पे अनुशासन हो, और ये औपचारिक शिक्षा कहाँ दी जाएगी, विद्यालय में, विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में इत्यादि में दी जाएगी। और नियोजित होगी, सुनियोजित अर्थात अनुशासित होगी, प्रमाण पत्र होंगे, समय सारणी होगी, और ड्रेस होगी, और प्रतिदिन जाना पड़ेगा, और वहाँ का एक पाठ्यक्रम भी होगा, और इसके बाद में तुमको प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। अब इसके बाद में आता है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा जो होती है इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। अनौपचारिक अर्थात इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, तो ये जो होती है, ये किसी विद्यालय में नहीं जाकर ली जाती, किसी विश्वविद्यालय में नहीं, किसी महाविद्यालय में नहीं, इसका कोई समय सारणी नहीं होती, कोई पाठ्यक्रम नहीं होता। ठीक है, इसमें कोई सर्टिफिकेट भी नहीं होता है, और इसमें कोई टाइम टेबल नहीं होता है, अनुशासन कुछ भी नहीं होता। तो फिर क्या होता है, तो ये स्वाभाविक ज्ञान होता है, अर्थात प्राकृतिक ज्ञान होता है। कहीं से भी कभी भी उठते बैठते खाते पीते कहीं से भी जो सीखते हो ना ज्ञान, वो है इनफॉर्मल, अनौपचारिक, अर्थात परिवार से प्राप्ति की जाती है शिक्षा, समाज से, एवं खुद के अनुभव से कोई कार्य करके। मान लीजिए छोटा बच्चा है, उसको पता नहीं है आग में उंगली डालने से क्या होगा, वो डालेगा, निकालेगा, जलेगा, फिर इसके बाद में उसको अनुभव हो जाएगा कि भाई अब इसमें नहीं डालना जो लाल लाल जलती है, क्योंकि इसमें डालने से उंगली क्या होगी, जल जाएगी, पीड़ा होती है, अनुभव हो गया, अब वो नहीं करेगा कभी। तो उसको वो शिक्षा प्राप्त हो गई। तो वो क्या स्कूल में जाकर हुई, क्या विद्यालय में जाकर हुई, क्या समय सारणी के माध्यम से हुई, क्या अनुशासन के माध्यम, नहीं, वो स्वाभाविक रूप से अनुभव से हो गई। तो वो भी इनफॉर्मल अर्थात अनौपचारिक में आएगी। तो ऐसी शिक्षा अनौपचारिक में। अब तीसरे प्रकार की शिक्षा है निरौपचारिक शिक्षा, अर्थात नॉन फॉर्मल एजुकेशन। निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ये शिक्षा उस शिक्षा को बोलते हैं जो डिस्टेंस में दी जाती है शिक्षा, खुली शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा आदि। तो नाम याद कर लीजिए, क्या है, खुली शिक्षा अर्थात ओपन शिक्षा, ओपन एजुकेशन, एजुकेशन, ओके, ये कौन सी है, ये है खुली शिक्षा। ठीक है, तो ओपन एजुकेशन, और इसके लिए सबसे प्रसिद्ध क्या है बताइए, इसके लिए इग्नू, इग्नू जो है ना, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, वो इसके लिए डिस्टेंस के लिए फेमस है। तो निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में खुली शिक्षा आएगी। दूरस्थ शिक्षा, दूरस्थ का मतलब क्या है, दूर से रहकर पढ़ सकते हो तुम इसमें, तुमको विद्यालय विश्वविद्यालय कहीं नहीं जाना है, कोई समय सारणी नहीं कि तुमको इस इतने बजे से इतने बजे क्लास लेनी है, नहीं है। उसमें एक सेशन होता है 2025 से 26, 2026 से 27, 2027 से 28, या फिर 2026 से 28, ऐसे सेशन होता है। उस सेशन के अंदर तुमको असाइनमेंट वगैरह सबमिट करने होते हैं, और एग्ज़ाम लिखना होता है, उसका एक टाइम होता है एग्ज़ाम, और उसमें प्रमाण पत्र होता है, बस इतना।
उसके लिए कोई डेली क्लास नहीं जाना है, तुम दूर रह करके पढ़ सकते हो, दूरस्थ शिक्षा है, कोई कार्य करते हुए पढ़ सकते हो। और अभी के समय ये भी समझ लीजिए, जो भी बीएड करेंगे साथ में कोई ना कोई एक डिस्टेंस एजुकेशन में डिग्री लेनी, वो बहुत मायने रखती है। ठीक है, अभी के समय में पूरी वैल्यू है उसकी, किसके समान है, रेगुलर के समान है। तो इसलिए तुम साथ साथ में एमए वगैरह आचार्य भी करो, मैं तो कहता हूँ बीएड के साथ साथ में, वो तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी होगी। ठीक है, टाइम बचेगा, नहीं तो 2 साल वहाँ जाएंगे तुम्हारे, 2 साल यहाँ जाएंगे। और मैं तो कहता हूँ कि जो प्रोफेशनल कोर्स है ना, उनको ही रेगुलर में करना चाहिए, बीएड वगैरह आचार्य वगैरह ऐसे ही कर लो, उनका नेट वगैरह निकाल लो, फिर बाद में तुम पीएचडी करना है तो वो भी 6 महीने के लिए कर लो, ऐसे होता है ना कहीं कहीं, पीएचडी कर लो और वो भी जॉब लग जाएगी, तो उसको भी तुम ऐसे ही कर लो, तुम्हारा टाइम बचेगा, पढ़ाई भी हो जाएगी, जॉब भी मिल जाएगी, ऐसे करो। तो डिस्टेंस में करो जिसको करना है। फिर है प्रौढ़ शिक्षा आदि, प्रौढ़ शिक्षा भी यही शिक्षा होती है। ठीक है, फिर आगे देखिए शिक्षा के कार्य देखते हैं, फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा के कार्य क्या होते हैं, तो शिक्षा के कार्य व्यक्तिगत कार्य होते हैं शिक्षा के। ठीक है, तो व्यक्तिगत कार्य में क्या कार्य हैं तो देखते हैं। व्यक्तिगत कार्य जो है वो व्यक्तित्व विकास है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। व्यक्तिगत कार्य शिक्षा क्या है, व्यक्तित्व विकास अर्थात व्यक्ति का विकास करना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना, आत्मनिर्भरता अर्थात इंसान को आत्मनिर्भर बनाना, किसी पर निर्भर ना रहना और किसी के जॉब ना करना, खुद का आत्मविकास करना, कौशल विकास करना और खुद वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके ऐसा बनाना, और बौद्धिक विकास करना अर्थात मानसिकता का विकास करना, वो भी उसका एक उद्देश्य है। बौद्धिक विकास अर्थात मेंटल डेवलपमेंट, तो इसका भी विकास होता है, तो ये भी व्यक्तिगत के अंतर्गत ही आएगा, तो ये भी शिक्षा के माध्यम से होता है इसका भी विकास। देखिए टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, देखिए अभी हमने 6 स्लाइड्स ही पढ़ी हैं और कितना टाइम हो गया है, 1 घंटा होने वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ फास्ट चलते हैं थोड़ा, तुम समझोगी भी। अब सामाजिक कार्य में क्या है, सामाजिक नियंत्रण करना, तो शिक्षा का समाज का नियंत्रण करना भी सिखाती है। समाज में नियंत्रण कौन करते हैं, जो नेता वगैरह होते हैं वो भी नियंत्रण रखते हैं ना समाज में, और आईपीएस ऑफिसर वगैरह क्या क्या होते हैं ना, ये सब चीज़ें, तो बड़े बड़े ऑफिसर वगैरह जो भी बनते हैं ना, तो समाज का नियंत्रण रखना ये भी हमको शिक्षा के माध्यम से ही सीखने को मिलता है। ठीक है, फिर इसके अंदर पुलिस होती है ना, वो भी नियंत्रण रखती है, तो ये सब किससे बनते हैं, शिक्षा के माध्यम से बनते हैं। तो सामाजिक नियंत्रण भी शिक्षा का कार्य है। फिर सांस्कृतिक संरक्षण, जो हमारे रीति रिवाज परंपराएं उनका संरक्षण रखना, आगे बढ़ाना शिक्षा का कार्य है। सामाजिक परिवर्तन, समाज में परिवर्तन लाना, है ना, अभी सही नहीं है तो उसको सही करना, सही है तो और आगे लेकर के जाना, विकास करना, वो सब शिक्षा के माध्यम से संभव है। फिर है आर्थिक कार्य, तो आर्थिक कार्य जो है वो कौशल विकास में आ जाएंगे और रोजगार सृजन में आ जाएंगे। तो आर्थिक कार्य किस में आएंगे, कौशल विकास में, कौशल विकास होगा तो आर्थिक कार्य बढ़ेगा ना, पैसा आएगा, रोजगार मिलेगा। और फिर रोजगार सृजन, रोजगार को बढ़ाना, वो सब शिक्षा के माध्यम से संभव है। फिर है नैतिक कार्य अर्थात अच्छा और बुरा का। तो नैतिक कार्य में क्या है, चरित्र निर्माण करना, चरित्र बुरा नहीं रखना है, चरित्र का निर्माण करना, अच्छा चरित्र का निर्माण करना है, तो नैतिक कार्य में बताया ना, मतलब नैतिक कार्य मतलब मोरलिटीज, है ना, सही और गलत की पहचान। तो तुम चरित्र का निर्माण करो, बुरे चरित्र में सही चरित्र का निर्माण, तो वो भी नैतिक में आएगा। फिर मूल्य विकास, मूल्यों का विकास करना, है ना, वैल्यूज उनको डेवलप करना। फिर है शिक्षा के अंग, तो कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन, तो शिक्षा के अंग कौन कौन से, शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, उसके अंग क्या है। तो शिक्षा के अंतर्गत टीचर आएगा, शिक्षक आएगा, वो शिक्षक आएगा, क्योंकि वही तो शिक्षा देता है ना, तो वो शिक्षक भी आएगा। उसके अंतर्गत विद्यार्थी आएगा, शिक्षा के अंतर्गत उसके अंग है ये सब। ठीक है, जैसे हमारे शरीर के अंग होते हैं, हाथ पैर इत्यादि, तो शिक्षा के अंग कौन कौन से आएंगे, शिक्षक आएगा, विद्यार्थी आएगा, पाठ्यक्रम आएगा, बिना पाठ्यक्रम कैसे पढ़ा पाएगा शिक्षक, पाठ्यक्रम आएगा। फिर शिक्षण विधि आएगी, टीचिंग मेथड आएंगे, अध्यापक किस विधि से पढ़ाता है, किस मेथड से पढ़ाता है, किस प्रकार से पढ़ाता है, वो सब आएगा। फिर आएगा शिक्षण वातावरण आएगा। तो ये 5 जो हैं ये सब क्या है, तो ये शिक्षा के अंग हैं, इनके बिना शिक्षा नहीं मिल सकती है। टीचर नहीं होगा तो बताओ बच्चे शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, या विद्यार्थी नहीं होगा तो शिक्षक क्या करेगा, और पाठ्यक्रम नहीं होगा तो ये दोनों पढ़ेंगे कैसे, और यदि शिक्षण विधि नहीं पता होंगी टीचर को तो वो पढ़ाएगा कैसे, और यदि शिक्षण का वातावरण नहीं प्राप्त होगा, अच्छा वातावरण नहीं होगा, तो फिर मन कैसे लगेगा बच्चों को पढ़ने में, या फिर टीचर कैसे पढ़ाएगा। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है। ठीक है, फिर शिक्षा का महत्व, तो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, तो व्यक्ति के लिए पहले देखते हैं कि व्यक्ति के लिए महत्व कैसे रखती है शिक्षा। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए
शिक्षा का महत्व किस लिए है? ज्ञान प्राप्ति के लिए। ज्ञान प्राप्त करना शिक्षा के माध्यम से, व्यक्तित्व विकास करना, पर्सनल डेवलपमेंट करना, आत्मविश्वास को बढ़ाना। शिक्षा के माध्यम से आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। फिर समाज के लिए सामाजिक प्रगति, शिक्षा के माध्यम से समाज प्रगति करता है, उन्नत होता है, आगे जाता है, गतिशील होता है। अपराध नियंत्रण, शिक्षा के माध्यम से हमको यदि ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, तो हम अपराध नहीं करेंगे, तो अपराधों से बचना शिक्षा के माध्यम से। सामाजिक समरसता, तो समाज को समरसता में रखना है तो शिक्षा की जरूरत है। सामाजिक समरसता भी शिक्षा के माध्यम से होती है। फिर राष्ट्र के लिए शिक्षा, तो आर्थिक विकास, तो राष्ट्र का आर्थिक विकास करनी है राष्ट्र का, तो उसके लिए भी शिक्षा जरूरी है और शिक्षा के माध्यम से आर्थिक विकास कर सकते हैं। वैज्ञानिक उन्नति, जैसे हम अभी मैंने उदाहरण दिया था, वैज्ञानिक उन्नति भी शिक्षा के माध्यम से होती है, तो ये भी एक महत्व है, वैज्ञानिक विकास उन्नति करना शिक्षा के माध्यम से। फिर राष्ट्रीय एकता, तो राष्ट्रीय एकता जो है वो भी हमको शिक्षा के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। फिर है आधुनिक शिक्षा की विशेषताएं, तो अब इसकी विशेषताएं देख लें। आधुनिक शिक्षा की, तो छात्र केंद्रित शिक्षा, तो देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, छात्र केंद्रित ही शिक्षा है अभी के समय में। पेपर में अध्यापक केंद्रित नहीं आ सकती, छात्र केंद्रित आएगी। तो छात्र केंद्रित का मतलब है छात्र को मध्य में रखना है, सेंटर में रखना, अर्थात छात्र ही सब कुछ है, तो उसको ही रखना है, छात्र के हिसाब से ही सब कुछ होना चाहिए स्कूल में। जो सिस्टम है चेंज कर दो, हटा दो, यदि छात्र के हिसाब से नहीं है तो ये चलता है। तो छात्र केंद्रित शिक्षा, आधुनिक शिक्षा की विशेषताएं क्या है? छात्र केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, गतिविधि आधारित अधिगम होना चाहिए। बच्चों को जो भी सिखा रहे हो गतिविधि आधारित हो। गतिविधि का मतलब है कि तुम कुछ एक्टिविटी करवाओ ऐसी, बच्चे चुपचाप बैठ करके सुने और तुम व्याख्यान देते रहो क्लास में, लेक्चर मेथड नहीं होना चाहिए। गतिविधि आधारित है और एक्टिविटी आधारित, खेल खेल में सिखाओ बच्चों को, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें करवाओ जिससे बच्चे एक्टिव हों, सक्रिय हों, है ना, ऐसे कार्य करवाना है, खेल खेल में करवाना है, उनसे भाषण इत्यादि दिलवाना है, उनको नाटक इत्यादि के माध्यम से सिखाना है इत्यादि। तकनीकी उपयोग, तो पढ़ाने में बच्चों को तकनीक का उपयोग भी करना है, वो भी सिखाना है, ठीक है। तो और टीचर को भी तकनीक का भी उपयोग करना सीखना है, तो ठीक है। और फिर है समावेशी शिक्षा, तो शिक्षा कैसी हो? समावेशी हो, ये नहीं कि तू लंगड़ा है तू साइड में बैठ जा, तू सही है तू साइड में बैठ जा, तू इस धर्म का है तू साइड में बैठ जा, तू उस जाति का उधर नहीं, सभी किसी भी प्रकार के बच्चों सबको एक साथ और एक छत के नीचे एक कक्षा में बैठ के पढ़ाना है। समावेशी शिक्षा का मतलब ये है किसी भी जाति को, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी कोई भी पुरुष हो, स्त्री हो, और लंगड़ा हो, लूला हो, दिव्यांग हो, कुछ भी हो। लंगड़ा लूला नहीं बोल सकते हैं भाई, दिव्यांग इसके लिए उपयोग किया गया है शब्द। तो किसी भी प्रकार की दिव्यांगता इत्यादि हो तो वो सब समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, अर्थात वो सब एक साथ बैठ कर के पढ़ें, तो वो शिक्षा का उद्देश्य है या विशेषताएं हैं। आधुनिक कौशल आधारित शिक्षा, तो कौशल आधारित शिक्षा ये भी अभी आधुनिक विशेषता है, क्योंकि कौशल आधारित शिक्षा होनी चाहिए। तुम पढ़ा दे रहे हो बच्चों को, पढ़ाने के बाद में उन पे कोई कौशल नहीं है, आगे चल के वो क्या करेंगे? हैं, रोजगार बैठे रहेंगे? तो कौशल डेवलपमेंट करना, उसमें स्किल डेवलपमेंट करनी, ताकि वो आगे जा कर के कुछ ना कुछ कर सके, पेट पूर्ति कर सकते, आगे जा सकें और वो सफल हो सके। शिक्षा एवं समाज का संबंध, शिक्षा एवं समाज का संबंध, इन दोनों में समाज और शिक्षा में क्या संबंध है वो देखते हैं। शिक्षा और समाज एक दूसरे के पूरक है, यदि समाज नहीं है तो शिक्षा नहीं होगी, है, और शिक्षा नहीं होगी तो समाज अस्त व्यस्त होगा, वो सही नहीं होगा। तो शिक्षा है तो समाज है, समाज है तो शिक्षा है, समझिए। समाज शिक्षा को दिशा देता है, जो दिशा देती है, समाज देता है, समाज शिक्षा को दिशा देता है। तो शिक्षा समाज जो है वो शिक्षा को दिशा देता है। कैसे दिशा देता है? जो समाज है वो समाज है वो शिक्षा को दिशा देता है, दिशा देता है, अर्थात वो समाज है तो वहाँ पर उस शिक्षा को सीखते हैं लोग, ठीक है। तो वो एक दिशा दे रहा है कि हमारे इस समाज में ये चीज़ ठीक करना है, इधर ग्रोथ करना है, इधर विकास करना है इत्यादि, उसको डायरेक्शन देता है, वो विकास करती है। यदि समाज नहीं है तो वो कहाँ प्रयोग होगा उसका? और शिक्षा समाज को विकसित करती है, और शिक्षा जो है वो समाज को विकसित करती है। यदि शिक्षा नहीं होगी तो समाज विकसित कैसे होगा? तो जो समाज है शिक्षा को डायरेक्शन देता है कि तुम इस समाज में हमारे विकास करो, और जो शिक्षा है वो समाज का विकास करती है। अब इस शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी साधन है। तो जो शिक्षा है वो सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी साधन क्या? पूछ लेगा प्रश्न
कि सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी साधन कौन सा है समाज का। वहाँ पर लिखा हुआ शिक्षा है, भाषा है, ठीक है, शिक्षा है, भाषा है, और पूछ लेगा ज्ञान है, कौशल है। अब तुम फंस गए, जाओ। ऐसे लग रहे हैं ना सभी के सभी सही। ज्ञान भी है कि नहीं है ना, शिक्षा भी है, ठीक है, वहाँ पे कौशल भी है कि नहीं है, फिर वहाँ पर भाषा भी है, बिना भाषा कैसे होगा। तो शिक्षा लगाना है, क्योंकि शिक्षा जो है उसमें भाषा भी आ जाएगी, उसमें कौशल भी आ जाएगा, ठीक है, और उसमें ज्ञान भी आ जाएगा। शिक्षा कहने से ये तीनों टॉपिक आ जाएंगे, इसलिए शिक्षा लगाना है। ऐसे प्रश्न बनेंगे, ध्यान रखना है। शिक्षा के स्तर, लेवल ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा के स्तर देखते हैं तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा स्तर, शिक्षा के जो स्तर होते हैं देखे होंगे ना तुमने, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय। तो प्राथमिक विद्यालय जो होते हैं 1 से 5 तक के लिए होते हैं, और 6 से 8 तक के लिए माध्यमिक होते हैं, और उच्च माध्यमिक तो 9-10 होते हैं, और 11-12 होते हैं, है ना। तो शिक्षा के लेवल देखें तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा, पहले प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 तक, उससे प्राथमिक शिक्षा अर्थात LKG UKG आंगनबाड़ी इत्यादि होते हैं ना, वो आ जाएंगे। प्राथमिक शिक्षा में तुम्हारे 1 से 5 तक के आ जाएंगे, तो वो है स्तर, ठीक है। और माध्यमिक शिक्षा में तुम्हें 6 से 8 तक के आ जाएंगे, ठीक है। फिर उच्च शिक्षा में तुम्हारे उससे ऊपर के आएंगे, ठीक है, 9th 10th, या फिर यदि माध्यमिक में 9th 10th भी आ जाएगा 6 से लगा के 10th तक, तो फिर तुम्हारा उच्च शिक्षा में तुम्हारे 11th 10th और 12th ये आएंगे। और फिर व्यावसायिक शिक्षा में तुम्हारे फिर शास्त्री वगैरह जो हैं, और उसके ऊपर के MA पोस्ट ग्रेजुएट इत्यादि आएंगे, ठीक है। फिर है शिक्षा का दार्शनिक आधार। तो शिक्षा का दार्शनिक आधार क्या है, तो देखते हैं आदर्शवाद अर्थात नैतिक विकास। तो ये पूछते हैं, ध्यान रखिएगा, दार्शनिक जो आधार हैं शिक्षा के वो सब पूछते हैं। तो दार्शनिक जो आधार हैं वो आदर्शवाद है। आदर्शवाद जो है वो नैतिक विकास करता है, अर्थात आदर्शवाद अर्थात आदर्श पे विश्वास करता है। उसमें जो अध्यापक होता है वो आदर्श माना जाता है, आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है, उसमें अनुशासन पर बल दिया जाता है, ठीक है। तो आदर्शवाद के जो संस्थापक बोलेंगे, प्रतिपादक बोलेंगे, तो वो प्लेटो है, ठीक है, आदर्शवाद के। और आदर्शवाद में अपने भारत के विवेकानंद जी आएंगे, और सुकरात भी आएगा, ठीक है। और इसके बाद में इमैनुअल कांट आएगा। ये 3 हैं, ये विदेशी, और इन 3 में से कोई एक विदेशी दे देगा, जॉन डी भी दे देगा, और बोलेगा इनमें से कौन सा नहीं है, तो जॉन डी भी नहीं है। तो कौन कौन से हैं 3 इसके, प्लेटो, सुकरात, इमैनुअल कांट। ऐसे करके मैं आगे बताऊंगा, और PDF लेकर के आऊँगा, उसमें बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, आदर्शवाद अर्थात नैतिक विकास, प्राकृतिकवाद अर्थात प्रकृति के अनुसार विकास करना। तो ये शिक्षा का दार्शनिक आधार है। प्रकृतिवाद में क्या होता है, प्रकृति के अनुसार विकास करना होता है बच्चे का। तो प्रकृतिवाद में बच्चे को प्रकृति में छोड़ देते हैं, और बच्चा जो है उसको रोक टोक कुछ भी नहीं करते हैं, बच्चा प्रकृति के अनुसार सीख लेता है, ठीक है। प्रकृति में जो भी हो रहा है वो बच्चा सब एक्सेप्ट करता है, और प्रकृति ही उसको दंड भी दे देती है यदि वो मतलब सही नहीं सीखता है। जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, और वो आग को पकड़ रहा है, ठीक है, उसको कोई नहीं रोक रहा है, पकड़ भी नहीं रहा है कि जल जाएगा, मगर वो आग में थोड़ा हाथ डाला और वो जला, तुरंत हटा लिया। अब वो कभी उस पर हाथ नहीं देता, क्यों? क्योंकि वो उसको अब पता चल गया कि उस पर हाथ डालने से क्या होगा, उसका हाथ जल जाएगा। तो उसको प्रकृति ने दंड दे दिया। इसलिए प्रकृतिवादी क्या बोलते हैं कि प्रकृति में बच्चे को छोड़ दो, वो प्रकृति से ही सीख जाएगा। फिर प्रयोजनवाद है, अनुभव आधारित शिक्षा है। तो प्रयोजनवाद में क्या है कि इसमें अनुभव आधारित शिक्षा होती है, बच्चा जो है खुद अनुभव के आधार पर सीखता है, ठीक है। प्रयोजनवाद अर्थात करके सीखना, सीखते रहना और करते रहना और सीखते रहना, ये जॉन डीवी के अनुसार है। फिर यथार्थवाद अर्थात व्यवहारिक ज्ञान है। देखिए, 21वीं सदी में शिक्षा, तो आधुनिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है, 21वीं सदी अर्थात जो चल रहा है आधुनिक शिक्षा, इसका लक्ष्य क्या है कि क्रिटिकल थिंकिंग करना। क्रिटिकल थिंकिंग अर्थात समालोचनात्मक चिंतन। समालोचनात्मक चिंतन अर्थात क्रिटिकल थिंकिंग अर्थात तरह तरह से सोचना, है ना, कि ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना,
क्रिटिकल थिंकिंग करना, बहुत सारे किसी एक ही पहलू के बारे में बहुत प्रकार से सोचना, वो होगा क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, फिर है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का सर्जनात्मकता, अर्थात तुम कहीं से ज्ञान प्राप्त किए थोड़ा सा और वो प्राप्त करके उसको विस्तार में अपने आप और कोई ऐसे सोच करके कोई अलग चीज़ बना दिए नए, है ना, तुम अपने दिमाग से, तो वो क्या होगा, क्रिएटिविटी हो गई तुम्हारी। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन अर्थात एक दूसरे से संभाषण करना, बातें करना, कम्युनिकेट करना, है ना, तो वो भी शिक्षा के माध्यम से होता है। कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन अर्थात सहयोग करना, एक दूसरे को साथ में सहयोग करना, वो हो गया। ठीक है, 4C स्किल है, तो 4 स्किल के अंदर तुम देख सकते हो 4C के अंदर क्या क्या आएगा। ये 4C स्किल है, तो कोलैबोरेशन आएगा, कम्युनिकेशन आएगा, क्रिएटिविटी आएगी और क्रिटिकल थिंकिंग। शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य, समग्र दृष्टि। तो अब देखते हैं शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य और समग्र दृष्टि, सभी में थोड़ा दृष्टि दें। तो मनुष्य को अच्छा नागरिक, योग्य व्यक्तित्व तथा जिम्मेदार सामाजिक सदस्य बनाना, ये शिक्षा का उद्देश्य है। क्या क्या, अच्छा नागरिक बनाना, ये भी शिक्षा का उद्देश्य है, योग्य व्यक्तित्व बनाना इंसान का, और जिम्मेदार सामाजिक सदस्य बनाना, ये शिक्षा का उद्देश्य है। अब निष्कर्ष देखते हैं, इसका निष्कर्ष क्या है। शिक्षा मानव जीवन का आधार है, मानव जीवन का आधार है शिक्षा। ठीक है, तो शिक्षा के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, आगे नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, समाज का विकास नहीं हो सकता है, हमारा व्यक्तित्व विकास नहीं हो सकता है। ठीक है, यह केवल ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया नहीं है कि तुम ज्ञान प्रदान कर लिए, ज्ञान ले लिए, रट्टा मार लिए, ग्रहण कर लिए, बस खत्म, नहीं, बल्कि व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास का माध्यम है। तो कितने प्रकार के विकास का माध्यम है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास का माध्यम है। शिक्षा के द्वारा ही समाज एवं राष्ट्र का निर्माण संभव होता है। शिक्षा के माध्यम से ही समाज का हो चाहे राष्ट्र का हो, निर्माण संभव होता है। तो ये तुम्हारा जो शिक्षा है, पहला टॉपिक, वो यहाँ से कंप्लीट होता है। अब हम आगे चलते हैं और शिक्षा तथा टीचिंग एप्टीट्यूड के उद्देश्य, तुम्हारा केवल उद्देश्य दिया हुआ है वहाँ पे तुमको शिक्षा के बाद में, तो वही यहाँ पर मैं बताऊँगा, शिक्षा के उद्देश्य बताऊँगा यहाँ पर, और टीचिंग एप्टीट्यूड के उद्देश्य। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, नीचे विषय को विस्तृत, परीक्षा उपयोगी एवं क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, अर्थात तुम्हारे CUET के लिए। शिक्षा के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन देखते हैं, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य देखते हैं। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही है कि मनुष्य के सर्वांगीण विकास करना, अर्थात सभी प्रकार का सर्वांगीण विकास में क्या क्या आएगा, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ठीक है, नैतिक और राजनीतिक और संवेदनात्मक अर्थात इमोशनल डेवलपमेंट, ये सभी प्रकार के जितने हैं मैंने ऊपर बताया, वो सब सर्वांगीण विकास में आएंगे। ठीक है, तो मनुष्य के सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट को सुनिश्चित करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। कहीं भी आ जाए तुम्हारा सर्वांगीण विकास वही सही होगा, ये देख लो, सर्वांगीण विकास। ठीक है, तो वहाँ पूछ देगा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, शिक्षायाः प्रमुखम उद्देश्यम किम, वहाँ पे उत्तर दे दिया, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास, शारीरिक विकास। तुमको सर्वांगीण लगाने की, सर्वांगीण में सब आते हैं। ठीक है, आगे शारीरिक विकास देखते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट देखते हैं। तो शरीर को स्वस्थ एवं सक्षम बनाना, ये शिक्षा के माध्यम से होते हैं, ये सब शिक्षा के माध्यम से संभव है। अभी बताया ना सर्वांगीण विकास में क्या क्या आता है, तो अभी शारीरिक विकास देख रहे हैं, शरीर को स्वस्थ एवं सक्षम बनाना, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की आदत विकसित करना, कार्य क्षमता बढ़ाना, ये सब क्या है, शारीरिक विकास है। ठीक है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, ये किसने बोला है, अरस्तु ने बोला, ध्यान दीजिए। फिर है मानसिक एवं बौद्धिक विकास, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है,
तो मानसिक एवं बौद्धिक विकास के बारे में देखते हैं शिक्षा के माध्यम से कैसे होता है। तो सोचने एवं तर्क करने की क्षमता विकसित करना, इस शिक्षा के माध्यम से हम सोच सकते हैं, हम तर्क कर सकते हैं, ठीक है। इसका विकास होता है, क्षमता का विकास होता है। फिर है समस्या समाधान क्षमता बढ़ाना। तो हम जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हमारा थॉट प्रोसेस बढ़ते जाएंगे और मैच्योर होते जाएंगे, तो वैसे वैसे हम समस्या का समाधान करने में भी सक्षम होते जाएंगे। तो समस्या का समाधान में क्षमता को बढ़ाना इस शिक्षा के माध्यम से संभव है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना ये भी शिक्षा का क्या है, मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। फिर है नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना, तो मोरल डेवलपमेंट करना। तो इस शिक्षा के माध्यम से नैतिक एवं चारित्रिक विकास कैसे कर सकते हैं, तो देखते हैं। सत्य, अहिंसा, ईमानदारी जैसे मूल्यों का विकास ये क्या किस में आएगा, नैतिक विकास में, चारित्रिक विकास में आएगा। सदाचार एवं जिम्मेदारी की भावना रखना, सही और गलत का विवेक होना, ये सब नैतिक और चारित्रिक विकास में आएंगे, मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ। फिर है सामाजिक विकास, तो सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा, सहयोग एवं सहिष्णुता से हम दूसरों की सहायता करेंगे, सहिष्णुता भाव रखेंगे, तो वो भी तुम्हारा किस में आएगा, सोशल डेवलपमेंट में आएगा। सामाजिक समायोजन अर्थात जोड़ करके चलना, सबको एक साथ लेकर के चलना। फिर है सामाजिक उत्तरदायित्व, तो समाज के उत्तरदायित्व के बारे में समझना, ठीक है। फिर है भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट देखते हैं। तो इमोशनल डेवलपमेंट जो है भावनाओं पर नियंत्रण रखना, जो तुम्हारी भावनाएं हैं, भावना उत्पन्न होती हैं, करुणा की, दूसरे पे करुणा दिखाना, है ना, और इमोशन हो जाना, किसी बात पे गुस्सा करना, फिर रोना, ये सभी भावनाएं हैं, तो इन पर नियंत्रण रखना, ये शिक्षा के माध्यम से हम नियंत्रण रख सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, लड़के रोते नहीं हैं, ऐसे लोग बोलते हैं, मगर ऐसी बात नहीं है, लड़के भी रोते हैं और लड़कियां बहुत रोते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसी बात नहीं, लड़कियां भी कई ऐसी होती हैं जो रोती नहीं है, वो भी कंट्रोल करके रखते हैं। लड़के कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है, उनको ऐसा कहा जाता है कि लड़के रोते नहीं, इसलिए वो कंट्रोल करके रखते हैं। तो वो किस पर, शिक्षा पर ही निर्भर है, ऐसी उनको शिक्षा मिल रही है समाज से, तो इसलिए ऐसे कर रहे हैं। तो भावनाओं पर नियंत्रण करना, ठीक है। फिर आत्मविश्वास, शिक्षा के माध्यम से हम आत्मविश्वास जागृत करते हैं। ये हम बोलते हमको इतना बोलना आ जाता है कि हम डरते नहीं, आत्मविश्वास आ जाता है। शिक्षा के माध्यम से हमको उस विषय में नॉलेज ज़्यादा है ना, तो हम आत्मविश्वास रहेगा हमको, इसलिए शिक्षा के माध्यम से आत्मविश्वास भी बढ़ता है। फिर सकारात्मक दृष्टिकोण और पॉजिटिव दृष्टिकोण हो, शिक्षा के माध्यम से हमको बढ़ती है पॉजिटिव दृष्टिकोण, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से हमको पता चलता है गलत क्या है, सही क्या है। फिर है सांस्कृतिक संरक्षण एवं संवर्धन, तो सांस्कृतिक संरक्षण एवं संवर्धन कैसे होता है, तो परंपराओं का संरक्षण शिक्षा के माध्यम से। राष्ट्रीय संस्कृति का विकास, राष्ट्रीय संस्कृति जो है, राष्ट्रीय संस्कृति का विकास शिक्षा के माध्यम। संस्कृति क्या है, रीति रिवाज इत्यादि, है ना, धर्म ग्रंथ इत्यादि, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना हमारे समाज में, तो उनके संरक्षण इत्यादि, उनका विकास, राष्ट्रीय संस्कृति। और सामाजिक मूल्यों का हस्तांतरण, अर्थात राष्ट्रीय जो मूल्य है उनका हस्तांतरण, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, वो भी शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। फिर लोकतांत्रिक नागरिक निर्माण, तो लोकतांत्रिक नागरिक का निर्माण कैसे होगा, तो वो भी शिक्षा के माध्यम से होगा। और कैसे होगा, अधिकार एवं कर्तव्य की समझ वो भी बढ़ेगी, अधिकारों एवं कर्तव्यों की समझ शिक्षा के माध्यम से बढ़ेगी। समानता एवं न्याय की भावना जो है वो किसके माध्यम से बढ़ेगी, समानता एवं न्याय की भावना, वो भी शिक्षा के माध्यम से पता चलेगा, शिक्षा के माध्यम से, कि भाई जो छोटी जाति के हैं, बड़े जाति के हैं, उन सबके साथ में समान व्यवहार रखना है, ठीक है। और न्याय अर्थात जिसके पास में कुछ चीज़ नहीं है, किसी के पास में है, तो भाई उसको मत दो, इसके पास में नहीं उसको दे दो, न्याय करो, समान व्यवहार को, ठीक है। फिर राष्ट्रीय एकता था, अर्थात भले ही हमारे भारत में भिन्न भिन्न जातियों के लोग रहते हैं, संप्रदायों के लोग रहते हैं, मगर फिर भी किसी आपत्ति में सबको एक होना, एकजुट होना एकता कहलाता है, और एक रहना है, ठीक है। फिर व्यावसायिक एवं आर्थिक उद्देश्य, तो शिक्षा के व्यावसायिक एवं आर्थिक उद्देश्य क्या है, तो कौशल का विकास करना, आत्मनिर्भरता, ठीक है, रोजगार क्षमता, ठीक है, ये सब बता चुका हूँ मैं पहले। फिर आध्यात्मिक विकास में शिक्षा किस प्रकार से विकास करता है, तो आत्मबोध, शिक्षा के माध्यम से आत्मा का बोध होता है, आत्मबोध, स्वयं के बारे में बोध होता है, नैतिक चेतना जागती है, नैतिक चेतना, मोरलिटी डेवलपमेंट होता है, सही गलत का ज्ञान होता है, जीवन मूल्यों का समझ होता है, जीवन के जो मूल्य हैं, कैसे जीना है हमको, कैसे जीना चाहिए, किस प्रकार से जीना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्यों जीवन मिला, इत्यादि प्रश्नों के हल शिक्षा के माध्यम से मिलते हैं। राष्ट्रीय विकास, राष्ट्र का विकास किस प्रकार से हो, वो सब शिक्षा के माध्यम से पता चलता है। राष्ट्र का निर्माण शिक्षा के माध्यम से होता है। यदि हमारा भारत शिक्षित है तो राष्ट्र का निर्माण अच्छा होगा। सामाजिक प्रगति, समाज की प्रगति, शिक्षा सही है
शिक्षा व्यवस्था सही है, सभी पढ़े लिखे युवा हैं, सभी लोग हैं, तो सामाजिक प्रगति होगी, आर्थिक उन्नति, ये भी राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत आएगा और शिक्षा के माध्यम से होगा आर्थिक उन्नति। अब है भाग 2, टीचिंग एप्टीट्यूड के उद्देश्य। इसी में आता है, अभी हमने शिक्षा के उद्देश्य देखे, अब टीचिंग एप्टीट्यूड के उद्देश्य देखें। शिक्षण अभिरुचि के उद्देश्य। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का अर्थ है कि शिक्षक की शिक्षण क्षमता। टीचिंग एप्टीट्यूड का अर्थ क्या है? शिक्षक की शिक्षण क्षमता। शिक्षक अर्थात अध्यापक, अध्यापक जो है वो कैसे पढ़ाता है, ठीक है, वो पढ़ाने की जो क्षमता है उसके बारे में बोल रहे हैं कि वो कैसे पढ़ाता है और पढ़ाने की क्षमता उसकी, और अभिरुचि और दृष्टिकोण एवं शिक्षण दक्षता। तो शिक्षण दक्षता, उसमें जो पढ़ाता है उसमें पढ़ाने दक्षता है कि नहीं, अच्छे से पढ़ा पाता है कि नहीं, अभिरुचि, बच्चे उसमें अभिरुचि रखते हैं कि नहीं जो पढ़ाता है, दृष्टिकोण, सभी में, सभी के बारे में वो समझ पाता है कि नहीं, सभी में दृष्टि मतलब उसकी दृष्टिकोण सभी बच्चों के प्रति सही है कि नहीं, इत्यादि, ठीक है। फिर है प्रभावी शिक्षण क्षमता का विकास, ठीक है। तो प्रभावी शिक्षण क्षमता का विकास, तो ये उद्देश्य है किसका? शिक्षा का, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड का उद्देश्य है ये कि प्रभावी शिक्षण का क्षमता का विकास, ठीक है। विषय को सरल रूप में प्रस्तुत करना, ये किसका उद्देश्य है? शिक्षण का उद्देश्य है कि विषय जो है वो सरल रूप में प्रस्तुत करे अध्यापक। छात्रों की समझ के अनुसार शिक्षण होनी चाहिए, ये नहीं कि बच्चे समझ नहीं रहे हैं और कुछ भी पढ़ा करके चले जाए, बच्चों की समझ के अनुसार होनी चाहिए, ठीक है। फिर छात्र केंद्रित शिक्षण को बढ़ावा देना है। तो शिक्षण का उद्देश्य क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड का उद्देश्य क्या है कि छात्र केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, छात्र केंद्रित शिक्षण को बढ़ावा देना है, बच्चों के हिसाब से पढ़ाना है, ना कि तुम अपने हिसाब से पढ़ाओ। विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता हो, जो तुम पढ़ा रहे हो तो बच्चों की सक्रिय सहभागिता हो, यानी कि तुम सक्रिय हो, बच्चे निष्क्रिय बैठे, नहीं, बच्चे भी सक्रिय रूप से भाग लें। और रुचि आधारित अधिगम हो, जो तुम पढ़ा रहे हो, अधिगम करा रहे हो, सिखा रहे हो, रुचि आधारित होना चाहिए, अरुचि आधारित नहीं होना चाहिए। बच्चे रुचि ही नहीं ले रहे हैं तो पढ़ाई जा रहे हैं, ऐसा विषय नहीं होना चाहिए, रुचि आधारित होना चाहिए, बच्चे आनंदित हों, उसमें रुचि उनकी उत्पन्न हो। फिर है अधिगम को प्रभावशाली बनाना, जो अधिगम है, जो तुम सिखा रहे हो उसको प्रभावशाली ढंग से सिखाओ, उसको प्रभावशाली बनाओ, उसको ऐसा ऐसा बनाओ ताकि बच्चे उसमें रुचि लें। उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, अर्थात जो उपयुक्त, अर्थात तुम जो विषय पढ़ा रहे हो उसकी अनुकूल शिक्षण विधि होनी चाहिए। विधियाँ बहुत सारी हैं, तुमको प्रत्यक्ष विधि हो गई, और ऐसे ही करके आगमन निगमन विधि हो गई, ठीक है, व्याख्यान विधि हो गई, ठीक है, और भंडारकर विधि हो गई, अनुवाद विधि हो गई, व्याकरण विधि, बहुत सारी विधियाँ हैं, ठीक है। तो ऐसी विधि का प्रयोग करना है जो उपयुक्त विधि हो, जिससे बच्चों को उत्पन्न हो सके रुचि। तो उपयुक्त शिक्षण विधियों का उपयोग करना है, ऐसे नहीं कि वहाँ पर प्रत्यक्ष विधि की जरूरत है, जहाँ पे वहाँ पे तुम आगमन विधि का प्रयोग कर रहे हो, जहाँ पे निगमन का जरूरत है वहाँ पर भी आगमन का कर रहे हो, जहाँ पे आगमन का है वहाँ पर निगमन का कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। गतिविधि आधारित शिक्षण हो चाहिए। तो शिक्षण कैसी हो? गतिविधि आधारित हो, ये नहीं पढ़ा रहे हो, व्याख्यान दे रहे हो, बच्चे चुपचाप बैठे हैं, कोई भी गतिविधि नहीं। तो गतिविधि आधारित शिक्षण होना चाहिए, खेल खेल में बच्चों को सिखाना है, नाटक इत्यादि करके, पहले भी बताया मैंने। कक्षा प्रबंधन कौशल विकसित करना, ठीक है, कक्षा प्रबंधन कौशल विकसित करना। तो कक्षा प्रबंधन कौशल विकसित करना है, तो जो शिक्षक है, जो शिक्षण दे रहा है, तो वो उसमें कक्षा प्रबंधन कौशल विकसित होना चाहिए उसमें, ठीक, कैसे कक्षा को मैनेज करके रखना है, क्लास को। तो अनुशासन बनाए रखना, वो अनुशासन बनाए रखना, अर्थात शोर शराबा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए थोड़ा, नहीं तो क्या पढ़ा रहा है, क्या बच्चे सुन रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। और सकारात्मक शिक्षण वातावरण होना चाहिए, वातावरण कैसा हो? सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, ऐसा नहीं तुम पढ़ा रहे हो और वातावरण ऐसा है बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, आनंद नहीं ले रहे हैं, बच्चे बोरिंग हो रहे हैं। तो वातावरण, पढ़ाई रुचिपूर्ण वातावरण होना चाहिए जिससे बच्चे जल्दी जल्दी सीखें। शिक्षण में नवाचार एवं रचनात्मकता हो, शिक्षण में नवाचार, नवीनता हो एवं रचनात्मकता हो, ये नहीं कि वही डेली पढ़ा रहे बच्चे बोरिंग हो रहे हैं, नवीनता हो रहा है, नए नए तरीकों को अपनाना है, नए नए तरीके से पढ़ाना है, नई नई चीज़ें पढ़ाना है। रचनात्मकता हो, अलग अलग ढंग से पढ़ाना है। रचनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी हो, आज तुम किसी और तरीके से पढ़ा रहे हो, कल तुम किसी और तरीके से पढ़ाओ। ICT एवं तकनीक का उपयोग करना है, ICT लैब इत्यादि होते हैं ना स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, ICT इत्यादि का प्रयोग करना है, तकनीक का, डिजिटल का उपयोग करना है। इन सब जैसे डिजिटल बोर्ड वगैरह हो गए, स्मार्ट बोर्ड हो गया है ना, इत्यादि का भी प्रयोग करना है, प्रोजेक्टर इत्यादि का, उनके माध्यम से भी पढ़ाना है। कभी वीडियो के माध्यम से पढ़ाए, कभी
गेम के माध्यम से पढ़ाए, कभी कुछ सुना दिए रेडियो इत्यादि पर। इस प्रकार तकनीक का उपयोग करें। नई शिक्षण रणनीतियाँ और नई शिक्षण की रणनीतियाँ अपनाना, ये नहीं कि वही घिसी-पिटी डेली जो रणनीति अपना रहे हो पढ़ाने के लिए वही रणनीतियाँ डेली अपना रहे हो, नहीं, बदल-बदल के पढ़ाना है, बच्चे रुचि लेंगे। फिर है विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना है। ये व्यक्तिगत भिन्नताओं को भी विद्यार्थियों को समझना है, क्योंकि विद्यार्थी जो होते हैं सभी समान नहीं होते हैं, सभी का बौद्धिक स्तर समान नहीं होता है, सभी का शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, किसी भी प्रकार से बच्चे समान नहीं होते हैं सब। किसी का स्तर ज़्यादा हाई होता है, किसी का मध्यम होता है, किसी का लो होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों की भिन्नताओं को समझना है, कौन कितनी जल्दी समझ पा रहा है, कौन जल्दी नहीं समझ पा रहा है ना। तो इत्यादि सबको समझना है, बुद्धि स्तर को समझना है, बच्चों की बुद्धि स्तर क्या है उनका। बुद्धि स्तर के बारे में हम सीटेट में पढ़ेंगे, यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। बुद्धि स्तर में बहुत प्रकार की बुद्धि होती है। 140 से ऊपर जिसकी बुद्धि वो प्रतिभावान होता है, अर्थात ब्रिलियंट छात्र होता है। उससे नीचे होती है तो ठीक है, फिर उससे नीचे होती है, ऐसे ऐसे करके कोई मध्यम छात्र होता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, कई मूढ़ होते हैं, कई मूर्ख होते हैं, कई क्षीण होते हैं, कई उत्कृष्ट होते हैं, कई अत्युत्कृष्ट होते हैं। इस प्रकार से उनको नंबर वाइज में बांटा गया है, परसेंटेज में, ठीक है। फिर रुचि एवं क्षमता, तो रुचि एवं क्षमता का भी ध्यान रखना है, ठीक है। बच्चों की किस प्रकार की रुचि है बच्चों को, वो भी ध्यान रखना है अलग अलग, क्योंकि बच्चों की क्षमताएं अलग होती हैं, बच्चों की रुचियाँ अलग होती हैं, उनको उन भिन्नताओं को भी ध्यान में रखना है। अधिगम गति, कई बच्चे जल्दी सीखते हैं, कई बच्चे लेट से सीखते हैं, कई बच्चे धीमे धीमे सीखते हैं, है ना। तो उनको भी ध्यान रखना है, बच्चे कैसे सीख रहे हैं, वो भी भिन्नताएं हैं, तो उनको भी ध्यान में रखना है। मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करना, मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करना है, इसका कोई मूल्य नहीं तो वैसी शिक्षा प्रदान करने से कोई फायदा भी नहीं। तो नैतिक शिक्षा प्रदान करना, मॉरलिटी, जिससे बच्चों को कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ ज्ञान मिल रहा है, वो समाज में प्रयोग कर पा रहे हैं, जीवन में प्रयोग कर पा रहे हैं, ऐसी शिक्षा देना। सामाजिक मूल्यों का विकास, सामाजिक मूल्यों का विकास जिससे सामाजिक मूल्यों का विकास करना है, समाज में जो नैतिकता है इत्यादि उसका डेवलपमेंट हो, ऐसी ज्ञान देना है, सामाजिक मूल्यों का विकास हो, ठीक है। समाज में जो मूल्य उनका विकास हो। प्रेरणा एवं मार्गदर्शन प्रदान करना, प्रेरणा एवं मार्गदर्शन प्रदान करना है, बच्चों को प्रेरणा देना है, मोटिवेट भी करना है, बच्चों को प्रेरित भी करना है पढ़ने इत्यादि के लिए, है ना। और उनके लिए ये नहीं कि तुम बस पढ़ाते रहो। मार्गदर्शन देना है बच्चों को, डराना नहीं है, बिल्कुल भी धमकाना नहीं है, प्रेरणा देना, मार्गदर्शन देना, छात्रों को प्रोत्साहित करना है, छात्रों को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है, ठीक है। उनको डराना धमकाना नहीं है, बड़े प्यार से ही पढ़ाना है, उनको समानुभूति भी रखना है उनके प्रति, और आत्मविश्वास बढ़ाना, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाना है, ठीक है। और ये नहीं कुछ पूछा धमका दिया, उत्तर नहीं दे पाए, कोई बात नहीं बच्चा, बहुत अच्छा प्रयास किया तुमने, अगली बार तुम उत्तर सही दोगे, ऐसे करके उनको बताना है, ठीक है।